अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल को लिखा है AN ने। ठीक है, चलें जी, राइटर का भी मैंने बता दिया और अब आगे नावल का आगाज़ करते हैं। और आज मेरी फुल टाइम कोशिश होगी कि आज मैं इस नावल को ये एंड कर दूं और देखें ये एंड होता है कि नहीं होता। चलें जी, शुरू करते हैं। मासूमा को कब से चैन की नींद नहीं आ रही थी और अब उसे बुरा ख्वाब आया। वजी मासूमा एकदम बुरे ख्वाब से डरती वजदान को पुकारती उठी थी और अपने पास वजदान को देखा, लेकिन वो वहाँ होता तो ही था। मासूमा इतना घबराई हुई थी कि बिना इंतज़ार किए बेड से उठती बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते वजदान को पुकारा। लेकिन वजदान की आवाज़ और उसे कि बाथरूम में ना होना महसूस करते मासूमा ने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। खाली बाथरूम देखते मासूमा और घबराई और वापस मुड़ी। वक्त देखा जहां रात के 2 बज रहे थे। मासूमा वजदान को कमरे में न पाकर घबराती दुपट्टा लेती जल्दी से कमरे से निकली ताकि बाहर देख सके कि वजदान नीचे तो नहीं है। सब सो रहे थे जब राकिब, जो घर सबको लेने के लिए आया था, सबसे पहले सदफ बेगम और फैसल साहब के कमरे के बाहर आते दरवाज़ा नॉक किया। तो वो आधी रात को दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर परेशानी से बाहर आए और राकिब के कपड़ों पे कुछ खून लगा देखते मजीद घबराए। राकिब, क्या हुआ? ये खून कैसा? सब ठीक है? अनीता ठीक है? तुम परेशान क्यों हो? फैसल साहब ने परेशानी से कहा। मम्मा पापा, वजदान को गोली लगी, बाकी बातें फिर बताइएगा, फिर बताऊंगा। मासूमा कहाँ है? उसे ना अभी बताइएगा। बाबा आप चले मेरे साथ, राकिब ने कहा। लेकिन राकिब के पीछे खड़ी मासूमा सुनती सकते की कैफियत में थी। सकते की कैफियत में देखा, आंखों से एकदम आंसू गिरने लगे। वजीह मासूमा के मुंह से हल्की सरगोशी नुमा वजदान का नाम निकला और लड़खड़ाई। साइड पे पड़ा शो पीस से टकराई, खुद को गिरने से बचाया। अपने पीछे आवाज पे राकिब के साथ सदफ बेगम और फैसल साहब भी मासूमा की तरफ मतवज्जा हुए। सदफ बेगम जल्दी से मासूमा के पास आती उसे अपने साथ लगाया। भाभी प्लीज, भाई प्लीज मुझे वजी के पास ले जाएं, मुझे अभी वजी के पास जाना है, मासूमा रोते हुए राकिब से कहा। गुड़िया रो नहीं, वजदान ठीक है, चलो आओ चले। राकिब ने अब मुनासिब समझा कि मासूमा को ले ही जाए। राकिब तुम मासूमा और सदफ को लेकर जाओ, मैं सबका बताता हूँ, फिर आते हैं, फैसल साहब ने कहा। जी ठीक है, राकिब कहता मासूमा और सदफ बेगम को लेता बाहर निकला। मासूमा तो बस रोई जा रही थी, उसे बस वजदान के पास जाना था जल्द से जल्द। कुछ देर बाद मासूमा, सदफ बेगम और राकिब अस्पताल पहुंच चुके थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर गए तो सारिम वही दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। सारिम कुछ बताया? राकिब ने सारिम से कहा। तो सारिम ने मासूमा को, जो अभी भी रो रही थी, उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया तो मासूमा और रोने लगी। मासूमा मेरी बच्ची, वजदान ठीक हो जाएगा, यूं रो रो के खुद को हल्का ना करो, दुआ करो उसके लिए। सदफ बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अभी वो खड़े ही थे कि अंबर साकिब साहब, जावेद साहब, कुलसूम बेगम और फैसल साहब भी आ गए और आकर पूछने लगे। उनका वही जवाब था, सब भी वजदान के लिए दुआ करने लगे थे। अंबर भी अपने भाई का सुनते ही रोने लगी थी और अभी भी रोई जा रही थी। जहां सब वजदान के लिए परेशान हो रहे थे, वहीं मासूमा की बिगड़ती हालत देखते मजीद परेशान हो रहे थे। अब तो मासूमा की रो रो के हिचकियां बंद हो गई थी। सभी उसे वजदान के लिए दुआ का कह रहे थे, सब छोड़ के, मम्मा बाबा भी, और अगर वजी भी छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ वजी को कहें ना वो मेरे पास रहे, मासूमा रोते हिचकियों के दरमियान कह रही थी। सभी उसे यूं देखकर तकलीफ महसूस कर रहे थे। वो जानते थे मासूमा का डर, उसकी फिक्र। वो तो पहले ही इतनी मुश्किलों से अपने मामा पापा के चले जाने के बाद संभली थी। मेरे बच्चों, ऐसे तुम दोनों रोगी तो तुम दोनों खुद की हालत ख़राब हो, तुम दोनों खुद की हालत ख़राब कर लोगी। तुम अल्लाह पाक से वजदान की सेहयाबी के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। साकिब साहब ने प्यार से मासूमा और अंबर को समझाया तो मासूमा जल्दी से सर हिलाती आंसू पहुँचते उठ खड़ी हुई तो अंबर, सदफ बेगम और कुलसूम बेगम भी उठ खड़ी हुई और नमाज पढ़ने के लिए अस्पताल के बने रूम की तरफ बढ़ी। वजू करते मासूमा और अंबर नमाज पढ़ती जाए, नमाज पे बैठती वजदान के लिए दुआ करने लगी। अल्लाह पाक प्लीज़ मेरे वजी को ठीक कर दे, उनके बगैर मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ अल्लाह जी, पहले आप मेरे मम्मा पापा भी मुझसे ले चुके हैं, अब वजी को कुछ ना कहिए, उन्हें ठीक कर दे। मासूमा हाथ फैलाए आंसू बहाते अल्लाह पाक से वजदान के लिए दुआ कर रही थी। आंसू तो जैसे मासूमा के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ए अल्लाह पाक, मेरे भाई को कुछ ना हो, उनके बगैर मैं कुछ नहीं, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अल्लाह जी मेरे भाई को ठीक कर दे। अंबर भी अपने भाई के लिए रोते हुए दुआ कर रही थी। सदफ बेगम तो खुद अपने भांजे की सलामती की दुआएं मांग रही थी और कुलसूम बेगम भी। सारिम, राकिब और फैसल साहब, साकिब साहब, जावेद साहब कब से वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। हिबा भी सारिम को कॉल करके वजदान का पूछ चुकी थी और एक दफ़ा राकिब को अनीता भी
और एक दफ़ा राकिब को अनीता भी, वो दोनों और शगुफ्ता बेगम भी बेहद परेशान थी और अल्लाह पाक से वजदान की सलामती की दुआ करती। अभी तक बड़ों में से किसी ने मुनासिब नहीं समझा था कि पूछे वजदान को गोली कैसे लगी। बस अभी सबको वजदान की फिक्र थी। वो खड़े ही थे कि कैफ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो राकिब व सारिम जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। कैफ, वजदान कैसा है? सारिम ने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वजदान अब ठीक है। कैफ ने कहा तो सबने बेख्तियार अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। वजदान को सीने पे दाएं जानिब गोली लगी तो शुक्र था कि वो वक्त पे ही वजदान को ले आए थे। बस कुछ देर तक वजदान को रूम में शिफ्ट कर देंगे और होश भी आ जाएगा। कैफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। सारिम ने कहा, मैं अभी सबको बताता हूँ। सारिम, घर बता दो। राकिब कहता बढ़ा तो सारिम भी हिबा को कॉल करने लगा। सारिम, अंबर भी आई है? कैफ ने कहा। कैफ को पता था जब उसे अपने भाई का मालूम हुआ होगा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई होगी, बहुत परेशान हो गई होगी। हाँ आई है, बहुत परेशान है, वो भी अपने भाई के लिए। सारिम ने कहा तो कैफ ने सर हिलाया। अच्छा मैं आता हूँ। कैफ ने कहा तो सारिम सर हिला गया तो कैफ भी वहाँ से चला गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था मासूमा को यूं ही रोते हुए अल्लाह के सामने अपने वजी के लिए दुआ मांगते हुए। जब राकिब वहाँ आया तो वो तीनों उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मम्मा, राकिब ने दरवाजे पे खड़े हुए सदर बेगम को पुकारा तो सदर बेगम कुलसूम बेगम के साथ अंबर और मासूमा भी उसकी तरफ मतवज्जा हुई और जल्दी से उठी राकिब के पास आई। भाई वजी कैसे हैं? वो ठीक है ना? मासूमा ने नम आवाज में सिसकते हुए कहा तो राकिब ने उसके सर पे हाथ रखते नरम से मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया। वजी ठीक है गुड़िया, अल्लाह का शुक्र है। कैफ ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। राकिब ने कहा तो मासूमा और अंबर ने बेख्तियार अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। भाई प्लीज मुझे अभी भाई वजी के पास जाना है। मासूमा ने कहा तो राकिब ने सर हिलाया। जी भाई, मुझे भी भाई को देखना है। कैसे हैं वो? अंबर ने भी नम आवाज में कहा, बस कुछ देर तक वजदान को रूम में शिफ्ट कर देंगे तो मिल लेना और अब रो नहीं दोनों। राकिब ने प्यार से कहा तो मासूम और अंबर ने सारे लाए। कुछ देर बाद वजदान को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और उसे होश भी आ गया था। सबसे पहले मासूम और अंबर रूम में चली गई थी। वजदान को जैसे होश तो आ चुका था लेकिन अभी दवाइयों के जेर असर था। किसी की अपने पास आहट महसूस करता आंखें खोली तो मासूम और अंबर को आंखों में आंसू लिए खड़ा देखकर हाथ से अपने करीब आने का इशारा किया तो अंबर वजदान के दाएं जानिब बेड पर और मासूमा बाएं जानिब बैठती उसका हाथ थाम गई। दोनों की नजरें वजदान पे ही थी जिसने अस्पताल का लिबास पहना हुआ था, सीने पे पट्टी बंधी हुई थी। भाई आप ठीक है ना? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, अंबर ने नम आवाज में कहा तो वजदान उसे देखने लगा। मेरी गुड़िया मैं ठीक हूँ, अब रो के अपने भाई को परेशान करोगी? चलो शाबाश, जल्दी से आंसू पोंछो, वजदान ने कहा। तब अंबर के आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो अंबर उसका हाथ थामती अपने आंसू साफ करने लगी। अभी वजदान नम आंखों के साथ ही उसे देखती मासूमा को कुछ कहता और अपना हाथ बढ़ाता कि दरवाजा नॉक होते ही कैफ अंदर दाखिल हुआ। जो अंबर को ही देखने आया था जानता था कि रो रही होगी और रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर रही होगी। वजदान ज्यादा मूव ना करो यार, ऐसे तुम्हारे जख्मों के लिए ठीक नहीं है, कैफ ने कहा तो वजदान ने सर हिलाया। अच्छा अंबर को चुप करवाओ, जब से मेरे पास बैठी है रोई जा रही है। वजदान ने कैफ से कहा तो कैफ अंबर की तरफ मतवज्जो हुआ जो दोबारा आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अंबर चलो मेरे साथ आओ, कैफ ने अंबर से कहा तो अंबर भी वजदान और मासूमा को अकेले छोड़ने का सोचती बाहर सर हिलाती कैफ के साथ बाहर को बढ़ी। मासूमा जो कब से नम नजरों से वजदान को देख रही थी, अंबर के जाते ही मासूमा वजदान के कंधे पे सर रखती रोने लगी। मासूमा मेरी जान, मैं ठीक हूँ, ऐसे रो रो कर खुद की हालत क्यों खराब कर रही हो? इधर मेरी तरफ देखो, वजदान ने कहा तो मासूमा ने चेहरा उठाते वजदान को देखा। वजी आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मामा पापा भी मुझे छोड़ गया, अब मैं आपको और किसी को नहीं खोना चाहती, प्लीज कभी मुझे छोड़ कर ना जाइएगा। मासूमा नम आवाज में कहती फिर से वजदान के कंधे पे सर रख गई और रोने लगी। तो वजदान को मासूमा का डर और उसका रोना तकलीफ देने लगा। मासूमा मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यूं रोकर तुम मुझे मजीद तकलीफ दे रही हो, तुम्हें चाहिए तो मेरा ख्याल रखो और इधर मुझे लगता है कि तुम्हारा ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। वजदान ने धीमी आवाज में जानबूझ कर मासूमा का ध्यान बटाने के लिए कहा तो मासूमा चेहरा उठाती वजदान को देखने लगी। वादा, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? मासूमा ने कहा तो वजदान के मासूमा के हाथ में अपना हाथ थामे हुए हाथ को जरा दबाया। वजदान अब रोना नहीं हूँ, वादा अब रोना नहीं हूँ, वजदान ने कहा तो मासूमा ने सर हिलाते अपने आंसू साफ किए। नहीं रोऊंगी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, मासूमा ने कहा तो वजदान जरा सा मुस्कुरा दिया। तो मेरा ख्याल रखोगे तो मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, वजदान ने कहा। जी मैं आपका ख्याल रखूंगी, मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। अच्छा वजी आपको अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना? मासूमा ने कहा तो वजदान ने मासूमा के थामे हाथ को अपने होंठों से लगाया। जब तुम पास होती तो हर दर्द दूर होने लगता है, वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा वजदान को देखने लगी। मासूमा वजदान का ख्याल कैसे न रखती जब वो उसका इतना ख्याल रखता था। मासूमा का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो वजदान से एक सेकंड भी दूर हो, वो डर ही इतना गई थी। अनीता, हिबा, हुदा और शगुफ्ता बेगम भी अस्पताल आ गए थे। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, एक खूबसूरत सुबह का आगाज हो रहा था। वजदान के होश आने पर साकिब साहब, फैसल साहब और बाकी सब
सारे में राकिब की तरफ मतवजा हुए ताकि पूछ सकें कि वजदान को गोली कैसे लगी। अब तुम दोनों बताओ, आखिर वजदान को गोली कैसे लगी और तुम आधी रात को कहाँ गए थे बिना किसी को बताए? साकिब साहब ने बात शुरू की। तो सारिम जो खुदा को उठाए खड़ा था राकिब की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुरा दिए। बाबा, मैं और राकिब पुलिस में है, सारिम ने कहा। तो हिबा के अलावा सबने हैरत से इन दोनों को देखा। अनीता ने भी हैरान नज़रों से अपने शोहर को और भाई को देखा। क्या मतलब? और हमें कभी बताया भी नहीं। और इस दफ़ा फैसल साहब ने कहा, बाबा वो। और राकिब सारी बात बताता गया कि उन्होंने क्यों नहीं बताया। सारी बात सुनते सब नहीं उन्हें फ़ख्र के साथ देखा। मेरा बेटा, आज तक तो मैं ऐसे निकम्मा ही समझता रहा, लेकिन आज मुझे अपने बच्चे पे बेहद फ़ख्र है, फैसल साहब ने कहते राकिब को अपने गले लगाया तो राकिब के साथ सभी मुस्कुरा दिया। हमें अपने दोनों बच्चों पे बेहद फ़ख्र है। अब हम भी अपनी बहन के सामने सुरखरू होंगे, साकिब साहब ने कहा। तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। चलो आए वजदान के पास चलें, जावेद साहब ने कहा। तो सब वजदान के रूम की तरफ बढ़े और सारिम ने भी हिबा को प्यार भरी नज़रों से देखता उसके साथ उनके पीछे बढ़ा। और अनीता जो उनके पीछे ही जा रही थी कि राकिब ने उसका हाथ थामे उसे रोका। राकिब, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप पुलिस में हैं, अनीता ने खफगी से कहा। तो राकिब मुस्कुरा दिया। यार, मैंने सोचा कि तुम सबको अभी ना बता दूं। मैं चाहता था कि सबको तभी पता चले कि जब हम पप्पा का बदला ले लेंगे, राकिब ने कहा। तो अनीता ज़रा सा मुस्कुरा दी। ओके चलें अब, अनीता ने कहा। तो राकिब मुस्कुराता उसका हाथ थामता हुआ उसे लिए वहीदान के रूम की तरफ बढ़ा। कैफ अंबर को अपने साथ अपने केबिन में लाया और उसी कुर्सी पे बिठाते पानी दिया। अंबर की रो रो के सूजी आंखें देखते कैफ को बेहद बुरा लग रहा था, लेकिन वह समझ सकता था कि वह अपने भाई के लिए कितना परेशान होगी। कैफ उसे देखता खुद भी कुर्सी अंबर के सामने रखता, उस पर बैठता, अंबर के हाथ थामे। अंबर, मेरी जान, अब अल्लाह का शुक्र है वजदान ठीक है, बस इंशाल्लाह कुछ दिन तक मुकम्मल सेहतयाब भी हो जाएगा। अब तुम यूँ परेशान रही तो हमारे बेबी के लिए भी ठीक नहीं है, कैफ ने प्यार से अंबर को कहा। जी अल्लाह का शुक्र है कैफ, वैसे भाई की गोली कैसे लगी? अंबर ने कहा। वो और कैफ भी सारी बात अंबर को बताता गया, बस ये नहीं बताया कि बॉस आरबी और अली डी के वही हैं। अल्लाह की शुक्र है आमिर और शहनाज अपने अंजाम को पहुंचे, अंबर ने कहा। तो कैफ ने सर हिलाया। और अल्लाह पाक का शुक्र है आप भी ठीक है, अंबर ने कहा। तो कैफ ने अंबर के हाथों पे बोसा दिया। चलो आओ वजदान के पास चलो और अब रोना नहीं। कैफ ने कहा। तो अंबर ने सर हिलाया। मम्मा पापा और भाई भी आते होंगे, अभी कॉल करके कह रहे थे कि आ रहे हैं, कैफ अंबर को बताता केबिन से निकला। अच्छा, अंबर ने कहा और वजदान के रूम की तरफ बढ़े। सभी वजदान के रूम में थे और मासूमा ने फिर भी एक पल के लिए भी वजदान का हाथ नहीं छोड़ा था और इसका डर सभी अच्छे से महसूस कर रहे थे। वजदान ने भी उसे कुछ नहीं कहा। सभी कुछ देर उसके पास रहे थे, फिर बाकी सब घर चले गए और राकिब वजदान के पास ही रहा था। और एक मासूमा जैसे जैसे काफ़ी कहा था कि वो घर जाए, वजदान ने भी कहा, लेकिन वो जाने को राजी ना हुई तो सभी खामोश हो गए और घर चले गए। 2 दिन बाद वजदान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। कैफ तो अभी चाहता था कि एक दिन और वजदान अस्पताल में रहे, लेकिन वजदान नहीं माना। एक तो वो खुद तंग आ गया था, दूसरा उसे मासूमा का था जो बस इन 2 दिनों में सुबह सुबह 6 बजे ही अस्पताल चली जाती, नींद तो उसे वजदान के बगैर आती नहीं थी। आज 2 दिन बाद वजदान घर आया तो इस वक्त कमरे में बेड पे बैठा, बाकी सभी कमरे में आ गए थे। वजदान के एक तरफ मासूमा और दूसरी तरफ अंबर बैठी हुई थी। समीर, हानिया और वानिया भी अभी आए थे और अब वानिया वजदान से हाथ मिलाती अपनी चाची के पास ही बैठ गई। अंकल, आपके चोट पे दर्द होता होगा ना? वानिया ने कहा। तो वजदान ज़रा सा मुस्कुरा दिया। जी गुड़िया, थोड़ा थोड़ा होता है। वजदान का कहना था कि मासूमा घबरा ही गई। वजी, कितना हो रहा है, आपने बताया क्यों नहीं? क्या भाई, जल्दी से देखें ना। मासूमा ने जल्दी से परेशान होते कहा। तो साहब भी उसे अफसरदा होकर लिखने लगे थे। मासूमा अभी भी डर से निकली नहीं थी। मासूमा, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही बात कर रहा था, तुम परेशान ना हो, वजदान ने नरमी और प्यार भरे लहजे में कहा। पक्का है, पक्का ना? नहीं हो रहा? सुमन ने तस्दीक चाहिए। हाँ पक्का, मैं ठीक हूँ, वजदान ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कासिम वजदान का सेक्रेटरी और अमल आए तो मासूमा के साथ सभी उनकी तरफ मतवज्जो हुए। मासूमा ने तो हैरत से उन्हें देखा। सर कैसे हैं आप? कासिम ने वजदान से कहा। हाँ मैं ठीक हूँ कासिम, तुम सुनाओ, वजदान ने कहा। तो कासिम भी उसे ठीक से है कहने लगा। मासूमा कैसी हो? अमल ने मासूमा से कहा। तो मासूमा हैरत से बाहर आई। मैं ठीक हूँ, और आप? कासिम भाई के साथ, मासूमा ने कहा। तो वजदान के साथ राकिब और सारिम कैफ भी जरा से मुस्कुरा दिया। हाँ मासूमा, मेरी और इनकी शादी हो चुकी है, अमल ने कहा। तो मासूमा ने सर हिलाया। तो ये थे जिनसे अमल प्यार करती थी और वजी को इन्हें यूं देखकर क्या सोच रहे होंगे, कहीं ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि काश मेरी हो जाती? नहीं नहीं, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, वो तो मुझसे प्यार करते हैं। मासूमा खुद ही उल्टा सीधा सोच रही थी। अमल को एक दिन वजदान के पास उसके ऑफिस किसी काम से गई थी और वहीं उसे कासिम मिला और कासिम को भी पहली नज़र में अमल अच्छी लगी थी। फिर क्या था, दोनों की मुलाकातें शुरू हुई और फिर कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ मालूम ही ना हुआ था। दोनों की शादी 6 महीने पहले हुई थी।
जिसका कैफ और आकिब सारिम को भी पता था और वजदान कासिम की शादी में भी गया था। मासूमा क्या सोच रही हो? वजदान ने मासूमा को कुछ सोचते हुए देखा तो कहने लगी, कुछ नहीं वजी। मासूमा ने कहा तो वजदान भी खामोश हो गया। कुछ देर बाद सभी बाहर चले गए थे और वजदान ने मासूमा को अपने करीब किया तो मासूमा भी नरमी से उसके करीब आती उसके कंधे पे सर रख गई। वजदान ने अपने बाएं बाजू का हिसार मासूमा के गिर्द बनाया। वजी आप जल्दी से ठीक हो जाए, आपको पता है 2 रातों से मुझे आपके बिना ठीक से नींद भी नहीं आई, मासूमा ने कहा तो वजदान ने मुस्कुराते मासूमा के सर पे बोसा दिया। मुझे भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आई मेरी जान, आज से फिर तुम मेरे करीब मेरे सीने पे सर रख के सोया करना, वजदान ने कहा तो मासूमा ने वजदान की तरफ देखा। नहीं वजी, अभी आपके जख्म ठीक नहीं हुए तो मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोने वाली, कहीं रात को आपके मेरा हाथ ही न लग जाए, मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया और खुद के इतने करीब मासूमा का चेहरा देखते वजदान की नज़र मासूमा के होंठों पर ठहरी और नरमी से मासूमा के होंठों को छुआ तो मासूमा जल्दी से अपनी आंखें मौन गई। वजदान ने पीछे होकर मुस्कुरा के मासूमा का सुर्ख चेहरा देखा। मासूमा जल्दी से फिर से वजदान के कंधे पे सर रख गई। वजी आपके गोली कैसे लगी? मासूमा ने पूछा। अब अपने पास वजदान को देखते उसका डर थोड़ा कम हुआ था, इसलिए ही अब पूछ रही थी। वजदान ने गहरा सांस लेते उसे बताने लगा, उसने भी ये नहीं बताया था कि बॉस वही है, बाकी सब बताया था। अंबर आज घर आ गई थी। अंबर वजदान की वजह से पहले 3 दिन रही थी और फिर वजदान के कहने पे आ गई थी। वैसे तो सब यही थे और अब अंबर का इरादा कल फिर से जाने का था और कुछ देर बाद वापस आ जाती। कैफ जो शाम के वक्त अंबर को घर लाया था और अब सभी डिनर करते अपने अपने कमरों में चल दिए। कैफ और अंबर एक साथ ही कमरे में आए और आते साथ ही कैफ ने अंबर की कमर में हाथ डालते से अपने करीब किया तो अंबर के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कान आई। तो आज मैं तुमसे मुझसे इतने दिन जो दूर रहकर मुझे तरपाया है उसका हिसाब लूंगा, कैफ ने अंबर के चेहरे को नजरों के हिसार में लेते हुए ज़ुमानी अंदाज में कहा तो अंबर शर्मो हया से पलकें झुका गई, जिसे देखते कैफ के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तुमने मुझे मिस किया? कैफ ने कहा तो अंबर ने कैफ की तरफ देखा। जी थोड़ा सा, अंबर ने मुस्कुरा के जानबूझकर कहा तो कैफ भी मुस्कुरा दिया। पर मैंने तो बहुत मिस किया और कितना किया ये आज सारी रात मुझे तुम्हें बताने का इरादा है, कैफ ने कहते अंबर को बाजू में उठाता बेड पे लेटाता उस पर झुका और अंबर को समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। अंबर की धड़कन एकदम तेज हुई। अंबर ने अपने बाजों से कैफ की गर्दन के गिर्द हिसार बनाया। कैफ कुछ पल बाद पीछे होता अंबर की गर्दन पर झुकता उसे अपने हिसार में लेता गया और अंबर भी कैफ की मोहब्बत महसूस करने लगी। आज वजदान को घर आए हुए 6 दिन हो गए थे। सब ने बहुत कहा कि वो वापस चले जाते हैं, लेकिन मासूमा ने ज़बरदस्ती सबको वहाँ रखा हुआ था। शहनाज को जेल भेज दिया गया था और अब बाकी की उसकी ज़िंदगी जेल में अपनी सजा काटते हुए गुजरनी थी। उसका बाजू जिस पर वजदान ने गोली मारी थी नकारा हो चुका था और वैसे भी शहनाज को फौलज हो चुका था, जिस वजह से वो बमुश्किल ज़िंदगी गुजार रही थी और अपने गुनाह हर वक्त याद करती थी और अब उसे अपने गुनाहों की सज़ा पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार कर काटनी थी। इस वक्त सभी लॉन्च में बैठे हुए थे। कैफ के साथ समीर, हानिया, वानिया और बिलाल साहब, हासपा बेगम भी आई थी। अंबर तो कल की आई हुई थी। बड़े सब तो अलग से अपनी महफिल जमाए बैठे थे और यंग पार्टी अलग से। वानिया भी हुदा के साथ खेल रही थी। वजदान और मासूमा एक साथ बैठे हुए थे। जब वजदान थक गया क्योंकि जख्म अभी भी बाकी थे, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना मासूमा फिक्रमंद थी, इसलिए आराम से बाजू हिलाया तो मासूमा जल्दी से उसकी तरफ मतवजह हुई। वजी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, कुछ चाहिए क्या? मासूमा ने जल्दी से वजदान को कहा तो वजदान के साथ सभी उसे देखने लगे। मासूमा का डर अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। मासूमा मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, बस थक गया था, एक ही पोजीशन में बाजू रखिए, वजदान ने कहा। लेकिन मासूमा अभी भी परेशान थी। राकिब को एकदम शरारत सूझी थी। मासूमा गुड़िया एक बात है तुम्हारे शोहर के बारे में जो तुम्हें नहीं मालूम, राकिब ने कहा तो मासूमा के साथ अभी की तरफ मतवजे हुए। वजदान ने तो राकिब को घूर कर देखा, उसे लगा था कि जरूर राकिब कुछ गलत कहेगा उसके बारे में। क्या बात भाई, मुझे वजी के बारे में नहीं मालूम? मासूमा ने पूछा। इससे पहले राकिब कुछ कहता कि वजदान बोला, मासूमा कुछ नहीं बस यूं ही कह रहा है। वजदान ने राकिब को देखते दांत पीसते हुए मासूमा से कहा तो मासूमा वजदान को देखने लगी। वजी क्या बात है, आखिर राकिब भाई ने बतानी है तो पता तो चले, मासूमा ने कहा तो वजदान सर थाम कर बैठा। मासूमा फिर से राकिब की तरफ मतवज्जो हुई तो राकिब बोला, गुड़िया जो वजी की गर्लफ्रेंड थी अमर, वो वजदान की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए लाए थे कि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम वजदान के बिना नहीं रहना चाहती और तुम ये बात खुद कहो, राकिब ने कहा और साथ ही उठा क्योंकि वजदान मासूमा का गुस्से से फूला चेहरा देखते गुस्से में खुद भी खड़ा हो चुका था। वजी आपने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं करनी आपसे बात, मासूमा कहती क्वेश्चन उठाती वजदान को मारती ऊपर भागी और उसके पीछे वजदान। मासूमा यार बात सुनो, वजदान ने मासूमा के पीछे जाते पुकारा, लेकिन मासूमा बिना उसकी सुने ऊपर कमरे में बंद हो चुकी थी। वजदान गुस्से में राकिब की तरफ मतवज्जा हुआ कि मैंने तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, वजदान कहता राकिब की तरफ भागा और राकिब आगे और वजदान उसे पकड़ने के लिए पीछे था। सभी वजदान की हालत से समझते हंस दिए। कैफ और सारिम ने तो कहके लगाए तो आखिरकार राकिब वजदान के हाथ लग ही गया और वजदान बिना कुछ कहे सुने एक मुक्का गाल पे मारते न जाने कितने मारे थे।
यार छोड़ दे, मैं तुझे इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा भाई अभी ठीक नहीं है और तू मुझे मारे जा रहा है। राकिब ने जानबूझकर दर्द से कराते हुए कहा तो अनीता हंस दी। जैसे राकिब ने घूर कर देखा था तो तू काबिल ही नहीं है छोड़ने के। अब न जाने किसने किसे मानेगी, अब न जाने कैसे मानेगी मासूमा, वजदान ने राकिब को घूर कर देखते कहा, जो अभी भी सदमे में था अनीता के खुद पे हंसने पे। हाय जालिम दुनिया, किसी को तो मैं क्या कहूँ, यहाँ तो मेरी अपनी बीवी मुझ पे हंस रही है। राकिब ने दुहाई दी तो सभी हंस दिए। तुझे तो मैं अच्छे से बाद में देखता हूँ, पहले मैं मासूमा को मनाऊं, वजदान कहता राकिब को छोड़ता ऊपर की जानिब। परेशान होता बढ़ा तो था भी उसकी हालत समझते हंस दिए। कैफ को तो खुद बहुत मज़ा आ रहा था अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हुए। यार अभी एक बात तो रह गई, राकिब ने पीछे से अपने दर्द करते मुंह पे हाथ रखते कहा तो वैदान जो सीढ़ियां चढ़ रहा था उसकी बात का मतलब समझते से झुक कर देखा। अगर तूने मासूमा को कुछ और कहा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे। वजदान राकिब को घूर कर देखते गुस्से में कहते ऊपर बढ़ा तो राकिब कहका लगा गया, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। राकिब ने पीछे से हाँक लगाई तो वजदान नफी में सर हिलाता जरा मुस्कुरा के सीढ़ियां चढ़ता दरवाजा नॉक करने लगा। मासूमा मेरी जान, दरवाजा खोलो। फैजान ने दरवाजा नॉक करते प्यार से मासूमा को पुकारा और अंदर बैठी मासूमा जो गुस्से में थी फैजान की आवाज़ सुनती दरवाजे के पास आई। मैं नहीं खोल रही, जाइए यहाँ से, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं हमेशा यही समझती रही कि वो अमल आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे नहीं आपकी बात सुननी, जाएं अब यहाँ से। मासूमा ने गुस्से और नम आवाज़ में कहा और दूसरी तरफ फैजान मासूमा की आवाज़ सुनता गहरा सांस लेकर रह गया कि एकदम उसे एक ख्याल आया, ज़रूर इस तरह वो बाहर आ जाती। मासूमा उफ मेरा दर्द, वजदाना जानबूझकर इसे दर्द भरी आवाज में कहा तो और मासूमा जो वजदान के जवाब की मुंतजर थी कि वजदान की दर्द भरी आवाज सुनते हर बात भूलते जल्दी से दरवाज़ा खोलते वजदान का बाजू थामा। वजी कहाँ दर्द हो रहा है, वजी प्लीज़ बताए ना, मासूमा घबराए हुए लहजे में वजदान को कह रही थी। वजदान उसे देखते उसका हाथ थामे उसे अंदर कमरे में लाता उसे अपने बाजू के हिसार में लिया। मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ मेरी जान, वजदान ने कहा तो मासूमा ने खफगी से उसे देखा। वो यहाँ परेशान हो रही थी और वजदान उसे तंग कर रहा था। तो छोड़े मुझे, पता है मैं कितना डर गई थी, मासूमा ने खफगी से कहते वजदान की गिरफ्त से खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ाना कहाँ आसान था, इसके लिए खुद को सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे डर था कि तुम्हें बताया तो तुम मुझे छोड़कर ही ना चली जाओ। वजदान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मासूमा वजदान को देखने लगी। वही आपको लगता है मैं आपको छोड़कर कभी जाऊंगी, कभी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, मासूमा ने कहा तो वजदान उसे अपने सीने से लगा गया। मासूमा ने भी वजदान के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाया तो वजदान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मासूमा के बालों पर बोसा दिया। सभी वापस लाहौर आ गए थे और सब अपनी अपनी रूटीन पे वापस आ चुके थे। सारिम और राकिब भी पुलिस स्टेशन जाते थे और अनीता हिबा सारा दिन घर पे रहती, रोजा के साथ लगी रहती थी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। साकिब साहब, जावेद साहब और फैसल साहब भी किसी बात पे गुफ्तगू कर रहे थे। सदफ बेगम, कुलसूम बेगम और शगुफ्ता बेगम जिन्होंने हुदा को पकड़ा हुआ था गुफ्तगू कर रही थी। सारे हिबा और राकिब अनीता भी बातचीत कर रहे थे। सब राकिब ने सबको अपनी तरफ मतवजह किया तो सब उसकी तरफ मतवजह हुए। बाबा मम्मा, वो मैं और अनीता कुछ दिन तक जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। राकिब ने कहा तो अनीता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों नहीं बेटा, जाओ, हमने तो पहले भी कहा था, हमारी तो दुआ है कि हमारे सारे बच्चे खुश रहें। फैसल साहब ने कहा तो सबने आमीन कहा। राकिब इनकी बात सुनता मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते अनीता को देखा। सब फिर से खाने की तरफ मतवज्जह हुए। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में आ गए। हिबा जो हुदा को सुलाती खुद भी सोने लगी थी कि सारिम ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया तो हिबा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सारिम ने हिबा का मुस्कुराता चेहरा देखते उसके माथे को छुआ तो हिबा पलकें झुका गई। सारिम हिबा को अपने हिसार में लेता लेटा तो हिबा सारिम के सीने पर सर रख गई। सारिम ने भी उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार मजीद तंग किया। वैसे याद है ना मेरी बात, सारिम ने कहा तो हिबा ने सारिम की तरफ देखा। कौन सी बात, हिबा ने कहा तो सारिम उसे लिटाते उस पर झुका। मुझे दो बच्चे और चाहिए। सारिम ने हिबा को गहरी नज़रों से देखते कहा तो हिबा शर्मिली थी मुस्कान होठों पर सजाए नज़रें झुका गई। सारिम, मुझे लगता है हमें सोना चाहिए, देखें कितना टाइम हो गया है। हिबा ने सारिम के इरादे देखते कहा तो सारिम गहरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए हिबा के माथे को छुआ। ना मेरी जान, आज तो मैं नहीं छोड़ने वाला, सारिम कहता हिबा के गालों पे बोसा देता पीछे होते हिबा को देखने लगा तो हिबा ने ऊपर होते सारिम के माथे पे बोसा दिया तो सारिम के होठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। सारिम हिबा के होठों पर झुकता उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में लेता गया। कुछ पल यूं ही मायनी खेज गुजरे तो सारिम पीछे होता हिबा की गर्दन पर झुकता अपना लम्स छोड़ने लगा तो हिबा का पहले से बढ़ी हुई धड़कनें और तेजी से धड़कने लगी और हिबा भी सारिम की मोहब्बत को महसूस करने लगी।
राकिब और अनीता कमरे में आए तो राकिब ने बिना देर किए अनीता को अपने हिसार में लिया तो अनीता के होठों पे मुस्कान आ गई। हाँ तो क्या प्लान है, फिर क्या करना है, जाकर हनीमून पे? मैंने तो सोच लिया है क्या करना है। राकिब ने अनीता को देखते कहा और उसे लिए बेड पे अपने हिसार में लेकर बैठा और अनीता के चेहरे को गहरी नज़रों से देखने लगा। अच्छा क्या सोचा है करने का? अनीता ने राकिब के चेहरे को देखते हुए कहा। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा, राकिब ने कहा तो अनीता मुस्कुरा दी। मैंने तो सोच लिया है हम बहुत सारा घूमेंगे, सारा सारा दिन, और वैसे रात को ज़्यादा मज़ा आता है घूमने का, तो रात को ज़्यादा घूमा करेंगे, अनीता ने कहा। तो राकिब ने मुस्कुराते हुए अनीता को देखा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रात को घूमने दूंगा? हरगिज नहीं, राकिब ने कहा। तो अनीता ने घूर कर देखा। मैं तो घूमूंगी, देखती हूँ कैसे रोकते हैं आप मुझे जिम कहीं के, अनीता ने कहा। तो राकिब ने भी अनीता को घूर कर देखा। तो मैं तो अभी बताता हूँ मेरी क्यूट प्लस चुड़ैल वाइफ कहीं की कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, राकिब ने कहते बिना अनीता को समझने का मौका दिए बगैर उसे पीछे को लेटाते उस पर झुका। तो अनीता की धड़कनें एकदम तेजी से धड़की। उसे रुको, ऐसे रुकूंगा और फिर मैं देखूंगा तो मेरे हिसार से कैसे निकलती है। राकिब ने अनीता पर झुकते उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते कहा। तो अनीता राकिब की गहरी नजरों से घबराती नजरें झुका गई। राकिब छोड़े, अनीता ने सुर्ख पड़ते कहा। लेकिन राकिब ने अपने कहाँ छोड़ना था उसे, अब तो मैं बताकर ही छोड़ूंगा कि मैं कैसे तुम्हें रोक सकता हूँ, राकिब कहता। अनीता के कंधे पे झुकता वहां अपना लम्स छोड़ने लगा। तो अनीता ने भी अपने धड़कते दिल को संभालती आंखें मूंद ली। राकिब ने कंधे से पीछे होते अनीता की बंद आंखों को देखते राकिब ने उसके माथे पे होंठ रखे, उसकी नाक को छूते अनीता के होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता गया। तो अनीता भी धड़कते दिल के साथ खुद को हमेशा की तरह राकिब को सौंप गई। वजदान और मासूमा की ज़िंदगी भी एक मामूल पे थी। वजदान ऑफिस और मासूमा यूं जाती थी, अक्सर वो घूमने फिरने भी चले जाते थे। वो वजदान से कह चुकी थी कि वो सिर्फ BSc ही करेगी, उसे आगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और वजदान क्या कह सकता था, अपनी मोहब्बत को वो भी मान गया था। सबको गए हुए भी 20 दिन ही गुजरे थे। वजदान के जख्म काफ़ी बेहतर थे। मासूमा यार क्या कर रही हो, वजदान ने मासूमा से कहा, जो कब से कमरे में बैठा मासूमा का इंतज़ार कर रहा था, जो चेंज रूम में गई थी और वापस ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी उसके पीछे आता। कहने लगा, जो कबर्ड में न जाने क्या तलाश कर रही थी। तो मासूमा ने एक नज़र वजदान को देखते फिर से कबर्ड में देखा। वजी मेरा ड्रेस नहीं मिल रहा, वही देख रही हूँ, न जाने मैंने कहाँ रख दिया, मासूमा ने कहा। यार यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, सुबह देख लेना, अब आ जाओ सोते हैं, वजदान ने कहा। लेकिन मासूमा को सूट की जगह कुछ और ही मिला था। वो वजदान की ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क था। मासूमा ने हैरत से देखा, उसे लगा ये उसने किसी के पहने हुए देखा है। और फिर मासूमा को चंद सेकंड लगे थे याद करने में कि वो मास्क और हुडी बॉस की देखी थी, और क्या वजदान उसे एक धोखा दे रहा था। बॉस बनकर मासूमा को एकदम वजदान पे गुस्सा आया था, और वजदान मासूमा का सूख चेहरा देखता गहरा सांस लेकर रह गया। वो यही तो छुपाना चाहता था, जानता था वो फिर से उससे खफा हो जाएगी। और वजदान हरगिज नहीं चाहता था। वजी ये क्या बॉस आप ही हैं? मासूमा का गुस्से से बुरा हाल था। वजदान ने एक और धोखा दिया था। मासूमा मेरी जान मेरी बात सुनो, वजदान ने कहा। लेकिन मासूमा नम आंखों से वजदान को देखती, उसकी हुडी और मास्क वजदान के सीने पे मारती गुस्से से कमरे से बाहर निकली। और उसके पीछे वजदान भी जल्दी से हुडी और मास्क साइड पे रखते मासूमा के पीछे, पर मासूमा फिर से दूसरे कमरे में जाती, दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। उफ यार, लगता है मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही यूं ही मासूमा को मनाते गुजर जाएगी, वजदान ने खुद से कहा। और फिर ये सोच आते खुद भी मुस्कुराता दरवाज़ा नॉक करने लगा। जानता था कुछ देर बाद वो मना लेगा। न जाने कितनी देर वजदान दरवाज़ा नॉक करता रहा, लेकिन मासूमा अंदर बैठी नम आंखों से अपने बेवकूफ़ बनने का गम मना रही थी। आखिरकार वजदान नीचे जाता, चाबी लाता, दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोला, वो तो शुक्र था कि खुल गया, कहीं दूसरा लॉक नहीं लगाया था। अंदर आया तो मासूमा सोफे पे नम आंखों से बैठी मिली। वजदान जल्दी से उसके करीब आया। उससे पहले मासूमा उठती कि वजदान उसे बाजू से पकड़ता अपने करीब कर चुका था। मासूमा ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन वजदान की गिरफ्त से नामुमकिन था। छोड़े मुझे, मुझे नहीं करनी आपसे बात, मुझे बेवकूफ़ बनाकर आपको बहुत मज़ा आया होगा ना, हंसी आती होगी आपको, मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। तो वजदान ने उसे खुद के और करीब किया। मेरी जान, मैं क्यों तुम पे हंसूंगा, मुझे तो तुमसे बॉस बनकर मिलना अच्छा लगता था, इसलिए तो मिलता था, वरना मैं कभी ना मिलता। मुझे अच्छा इसलिए लगता था उसे तुम वो बात भी बॉस को बता देती थी जो तुम वजदान से नहीं कहती थी। और फिर जब तुम नाराज़ होती थी और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही होती थी कि न जाने तुम कमरे में क्या कर रही हो, मैं जब तुम क्या कर रही हो, तो जब तुम वजदान से सख्त नाराज़ होती थी तो बॉस बनकर आ जाता था, क्योंकि मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब अपने वजी को माफ़ कर दो, वजदान ने बेहद नरमी और प्यार से कहा। तो मासूमा ने खफगी से वजदान को देखा, और वजदान ने मस्कीन सी सूरत बनाते मासूमा को देखा। अगर वजदान मासूमा को परेशान और उसका लटका हुआ चेहरा नहीं देख सकता था, तो मासूमा भी कहाँ वजदान को ऐसे देख सकती थी।
ठीक है, लेकिन कोई और बात भी है तो अभी बता दें, वरना इस दफ़ा मैं आपको छोड़कर लाहौर चली जाऊँगी, फिर मनाते रहिएगा। मासूमा ने खफकी से कहा तो वजदान ने शुक्र करते उसकी नम पलकों पे बोसा दिया। नहीं, अब कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा, और वैसे एक बात है जो तुम्हें नहीं बताई। वजदान ने कहा तो मासूमा का फिर से मुंह बना। अब क्या है? मासूमा ने मुंह बनाकर कहा तो वजदान मुस्कुराता उसका हाथ थामता उसे कमरे में लाया और कबड़ में से पीच कलर की मैक्सी निकाली तो मासूमा देखती रह गई। उसे याद आया था ये तो वही मैक्सी थी जब वो राकिब अनीता और हिबा शारम सारिम की शादी पे हिबा राकिब और अंबर के साथ शॉपिंग पे गई थी और बॉस वहाँ आया था। ये तो वही मैक्सी है ना जो लाहौर में सबकी शादी पे गई थी तब देखी थी। मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, ये वही है। अब मेरी जान को कोई चीज़ पसंद आए और वह मैं लेकर ना दूँ, ये हो सकता है? कभी नहीं, इसीलिए मैंने उसी वक्त ले ली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मासूमा वजदान के गले लगी और चेहरा उठाकर वजदान को देखा तो वजदान ने भी मैक्सी साइड पर रखते उसके गिर्द हिसार बनाया और मासूमा के चेहरे को देखने लगा। आप बहुत अच्छे हैं वजी, बात थोड़े से धोखेबाज भी हैं, मासूमा ने शरारती लहजे में कहा तो वजदान ने भी जानबूझकर घूरा। मासूमा मुस्कुराती तो वजदान भी मुस्कुरा दिया और मजबूती से मासूमा के गिर्द हिसार बनाया और मासूमा के सर पे बोसा दिया। दोनों ही कमरे में आते सोने के लिए लेट गए थे। इस वक्त सब डिनर करते लॉन्च में बैठे थे जब वानिया बोली, दादा जान आज मैं आपके और दादी जान के साथ सोऊंगी। वानिया ने कहा तो बलाल साहब और आसफा बेगम के साथ अंबर कैफ और समीर हानिया भी मुस्कुरा दिए। हाँ क्यों नहीं, हमारा बेटा आज हमारे साथ सो जाए, हमें तो अच्छा लगेगा। बलाल साहब ने मुस्कुरा के कहा तो वानिया भी खुश हो गई। तो चले ना, फिर मैंने आप दोनों से कहानी भी सुननी है और फिर मुझे सोना भी है। वानिया ने आसफा बेगम और बलाल साहब का हाथ पकड़ते हुए कहा तो दोनों मुस्कुराते उठ खड़े हुए। हाँ चलो, हम तो सोने जा रहे हैं, आसफा बेगम ने कहा और दोनों वानिया के साथ कमरे की तरफ बढ़े तो समीर और हानिया भी उठ खड़े हुए और कैफ और अंबर भी। समीर और हानिया कमरे में आए तो समीर हानिया की तरफ मतवज्जह हुआ जो सोने की तैयारी कर रही थी। समीर भी इसे सोने की तैयारी करता देखकर मुस्कुराता उसके पास बैठता उसे अपने हिसार में ले गया। तो हानिया भी उसकी तरफ मतवज्जह हुई और समीर की मुस्कुराती नज़रों को देखती खुद भी मुस्कुरा दी। क्या ख्याल है वानी का, एक बहन या भाई ले आना चाहिए? समीर ने हानिया को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा तो हानिया मुस्कुराती समीर के सीने पर सर रख गई तो समीर भी मुस्कुराता उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया और हानिया का चेहरा ठोड़ी से थामते ऊपर किया। उसके गालों पे बोसा देते हानिया के होंठों पे होंठ रखते उन्हें अपनी गिरफ्त में लेता गया और हानिया भी समीर की गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांध गई और समीर हानिया को अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में लेता गया। कैफ और अंबर कमरे में आए तो अंबर सीधा चेंज करने चली गई तो कैफ भी सोफे पे बैठता मोबाइल की तरफ मतवज्जह हुआ जहाँ किसी की कॉल आ रही थी। कॉल उठाते वो सुनने लगा, सुनते अभी रखी थी कि अंबर भी आ गई। जिसे देखते कैफ मुस्कुरा दिया और मोबाइल सामने टेबल पर रखता उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। अंबर भी मुस्कुरा के कैफ को देखती उसके पास आकर बैठी तो कैफ ने उसे अपने हिसार में लिया। तो क्या ख्याल है, फिर बाहर चलेंगे घूमने के लिए? कैफ ने कहा तो अंबर ने हैरत से देखा, इतनी रात को जाना है क्या? अंबर ने कहा तो कैफ पीछे को होता सोफे पे लेटे अंबर को अपने ऊपर लेटा गया तो अंबर ने सुख चेहरे के साथ कैफ को देखा। तो ठीक है, फिर कुछ और कर लेते हैं, कैफ ने अंबर के होंठों को देखते हुए ज़ुमानी अंदाज में कहा तो अंबर ने घूर कर देखा। हम सो जाते हैं, अंबर ने कहा, लेकिन कैफ बिना अंबर के सोने उसके सर पे पीछे अपना हाथ रखता अंबर को खुद पे और झुकाता उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लिया तो अंबर भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। जानती थी कैफ अब अपनी मर्जी से ही छोड़ेगा। मासूमा के वालिदैन का घर वजदान ने अपने किसी जानने वाले जिन्हें घर की ज़रूरत थी वो घर दे दिया था, उसे घर भी खाली ना रहता। फरजाना खातून इकबाल साहब अब भी वहीं रह रहे थे जिनसे मासूमा तकरीबन 2 दिन बाद लाजमी बात करती थी। वो भी अल्लाह पाक का शुक्र कर रहे थे कि आमर शनाज को उनके करतूत की सज़ा मिल गई है। 1 महीना और गुजर गया, सबकी ज़िंदगी पुरसकून थी। मासूमा और वजदान आज घूमने फिरने बाहर गए थे और अब रात का पहर था, मौसम बहुत खुशगवार था। मासूमा ने वजदान से पूछा था कि उसे स्विमिंग आती है या नहीं तो वजदान ने उसे बताया कि आती है और फिर मासूमा वजदान से इसरार करने लगी कि वो करे और वजदान भी उसे लाता खुद शर्ट उतारता स्विमिंग करने लगा और मासूमा किनारे पे बैठी पाँव पानी में लटकाए बैठी वजदान को देखने में मसरूफ थी। ऐसे तो वैसे भी स्विमिंग पूल के करीब बैठना उसे तो वैसे भी स्विमिंग पूल के करीब बैठना अच्छा लगता था। वजदान एक दफ़ा गहराई में जाता मासूमा के पास आते अपने माथे पे आए बालों को पीछे करते उसके आसपास बाजू रखते उसे देखने लगा तो मासूमा मुस्कुरा दी। वजी हम कब हनीमून पे जाएंगे? मासूमा ने कहा तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। तुम जाना चाहती हो? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। वजदान ने गहरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। सच? वाह, फिर कब जाएंगे? मासूमा ने खुश होते कहा, बस जब तुम चाहो, बहुत जल्द। वजदान ने मुस्कुराते कहा। हाय सच्ची? मासूमा ने कहा तो वजदान ने मुस्कुराते सर हिलाया।
और जी मेरा भी दिल कर रहा है स्विमिंग करने को, पर मुझे आती नहीं है। मासूमा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इसमें कौन सा मुश्किल है, मैं हूं ना। वजदान ने कहा, कैसे? मासूमा ने कहा। तो वजदान ने मासूमा की कमर में हाथ डालते उसे पानी में खड़ा किया। मासूमा तो इस अवतार पे बुरी तरह बुखला गई थी। वजदान तो पहले ही भीगा हुआ था और अब मासूमा भी भीग चुकी थी, बस अभी कंधों से नीचे तक ही भीगी थी, क्योंकि जहां मासूमा खड़ी थी जगह थोड़ी ऊंची थी। वजी मासूमा ने वजदान को देखते कहा, तो वजदान हंस दिया। तो सिखाओ स्विमिंग, वजदान ने कहा। जी पर मेरा सांस बंद हो जाएगा, मासूमा ने कहा। तो वजदान हंस दिया। नहीं होने देता, वजदान कहता बिना मासूमा को समझने का मौका दिए बगैर मासूमा के होंठों पर झुकता उसे कमर से थामे एकदम पानी के अंदर ले जाते बाहर लाया और मासूमा के होंठों से अपने होंठ अलग किए। मासूमा ने गहरा सांस लेते वजदान को देखा, जो उसे ही गहरी नजरों से मासूमा को देख रहा था। वजी मासूमा ने वजदान को खफगी से देखते कहा, तो वजदान हंस दिया। वजदान मासूमा का गले में से दुपट्टा उतारने लगा, जो पानी में आने थे गीला हो चुका था। दुपट्टा उतारते वजदान ने मासूमा के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया, तो मासूमा वजदान की गहरी नजरों नजरों को यूं वजदान की शर्ट लेस होने पे खुद को वजदान के करीब पाते गालों पे सुर्खी छाने लगी। वो ऐसी ही थी। जब जब भी वजदान मासूमा के करीब आता, मासूमा यूं ही वजदान से शर्मा जाती है। वजदान को मासूमा का शर्माता रूप बेहद अच्छा लगता था। वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ, वजदान ने मासूमा के गुलाबी चेहरे को देखते कहा। तो मासूमा वजदान को देखने लगी। क्यों, आप क्यों नाराज हैं मुझसे? मासूमा ने पूछा। तुमने कभी कहा ही नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वजदान ने कहा। तो मासूमा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। जी वजी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मासूमा शर्माते घबराते कहा। तो वजदान के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वजदान ने मासूमा के माथे पर शिद्दत से बोसा दिया, तो मासूमा शर्म से आंखें मूंद गई। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वजदान ने कहते पीछे होते उसे देखते उसे झटके से अपने बाजू में उठाया और कदम स्विमिंग पूल से बाहर निकालने लगा। स्विमिंग पूल की सीढ़ियां चढ़ते वजदान यूं ही मासूमा को बाजू में चलता गार्डन में आया, लाउंज में लाया। मासूमा वजदान की गहरी नजरों से शर्माती घबराती वजदान के गले में बाजू का हिसार बना गई। वजदान सीढ़ियां चढ़ता उसे कमरे में लाता, कमरे का दरवाजा पांव से बंद करता, बेड के करीब आते मासूमा को बेड पे लिटाता, उस पर झुका तो मासूमा की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वजदान ने मासूमा के गर्दन से गीले चिपके बाल उंगलियों से पीछे किए, तो मासूमा कपकपाई। वजदान ने नरमी से बाल पीछे करते मासूमा की गर्दन पे झुकते वहां अपने होंठ रखे, तो मासूमा का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। वजदान गर्दन से पीछे होता मासूमा की बंद पलकों को देखता, उन पे होंठ रखता, शिद्दत से मासूमा के गालों पे शिद्दत से बोसा देता, नाक को छूते। वहीदान ने अपने होंठ मासूमा के कंधे पे रखे, तो मासूमा की धड़कनें और तेज हुई थी। वहीदान मासूमा के कंधे पे अपना शिद्दत भरा लम्ब से छोड़ता उसे अपनी मोहब्बत भरी पनाहों में ले गया, और मासूमा भी खुद को शर्माती घबराती वहीदान की पनाहों में देगी। 2 साल बाद वहीदान और मासूमा की शादी को 3 साल हो चुके थे, और अब मासूमा की बेबी की बीएससी बीएससी मुकम्मल हो चुकी थी, और उसका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था, जो जो वो पहले ही वहीदान को बता चुकी थी, और वहीदान ने भी उसे कभी कुछ नहीं कहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। आज मासूमा का दिल किया वो वहीदान का सरप्राइज दे। कुछ दिन पहले ही दोनों शॉपिंग पे गए थे, और वहीदान ने मासूमा के लिए साड़ी ली थी, जो मासूमा ने नहीं पहनी थी, क्योंकि इसे ब्लाउज के स्लीवलेस से बाजू और पीछे गला डोरियों पे था, और साड़ी का कलर डार्क रेड था। लेकिन आज मासूमा ने सोचा वहीदान उसके लिए इतना करता है, हर बात मानता है, तो वो भी क्यों ना उसे सरप्राइज दे। मासूमा फ्रेश होती साड़ी पहनती, रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल लगाए, मेकअप किए, बालों को पूछते पे खुला छोड़े खुद को एक नजर आईने में देखा, तो वजदान की शिद्दतें सोचती, होंठों पर शर्मिली सी मुस्कान आ गई। मासूमा कुछ सोचती थी, मोबाइल उठाती वजदान को कॉल करने लगी। वजदान जब बस घर में दाखिल होने वाला था, मासूमा की कॉल की तरफ मतवजा हुआ। इस वक्त रात के 8 बजे थे। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा की कॉल उठाते कान से लगाई गाड़ी घर के अंदर दाखिल की। जी मेरी जान, वजदान ने मोहब्बत भरी आवाज में मासूमा को पुकारा, तो दूसरी तरफ मासूमा मुस्कुरा दी। वजी कब तक आएंगे आप? मासूमा ने कहा, तो वजदान उसके पूछने पर मुस्कुराता गाड़ी से उतरा। बस घर पहुंच गया हूँ, अगले मिनट तुम्हारे पास होऊंगा, वजदान ने कहा। तो मासूमा बिना कुछ कहे जल्दी से कॉल बंद कर गई। तो वजदान ने मुस्कुराते मोबाइल कान से हटाया और लाउंज में दाखिल होता ऊपर को बढ़ा। मासूमा जल्दी से कॉल रखे बिना देर किए दूसरे दूसरे में भागी। अब उसे यूं वजदान के सामने जाने से शर्म महसूस हो रही थी कि न जाने क्या सोचेगा वो। मासूमा दूसरे कमरे में आती दरवाज़ा बंद कर गई। वजदान ऊपर कमरे में आया तो मासूमा को न पाकर हैरत हुई, फिर कुछ सोचकर दूसरे कमरे में गया, जहां वह दरवाज़ा अनलॉक ही था। वजदान दरवाज़ा खोलता अंदर गया तो मासूमा जो दरवाजे से रुख मोड़कर दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी थी, अपने पीछे वजदान की मौजूदगी महसूस करती जल्दी से साड़ू का पल्लू सही करने लगी। और वजदान जो कमरे में आया था, मासूमा की कमर पर नजर गई तो कुछ पल तो देखता ही रह गया।
और मासूमा के सामने जा खड़ा हुआ और मासूमा जो शर्म से आंखें बंद किए खड़ी थी कि वहीदान मासूमा को यूं देखता कुछ पल तो साकित ही रह गया। एकदम हार्ट बीट मिस हुई थी। वहीदान के तो होश ही उड़ गए थे। मासूमा को साड़ी पहना और तैयार देखकर वहीदान को लगी इतनी प्यारी रही थी। वहीदान ने तो सोचा भी नहीं था कि मासूमा साड़ी में इतनी प्यारी लगेगी। वहीदान यूं ही मासूमा के चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेता उसके करीब आते उसे हिसार में लिया तो मासूमा वहीदान के करीब आने पे उसके हाथों का लम्स अपनी कमर पे महसूस करते कप कपा के रह गई और शर्माने लगी। एक नज़र वजदान को देखते फिर तो वजदान की गहरी नज़रों से घबराते नज़र चुका गई। बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत लगोगी इस साड़ी में। वजदान ने कहते मासूमा के माथे पे बोसा दिया तो मासूमा आंखें मूंद गई। अब मुझे इतना प्यारा सरप्राइज दिया है तो मुझे भी चाहिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताऊं कि तुम मुझे इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही है। वजदान ने गंभीर ज़मानी अंदाज में कहा तो मासूमा के चेहरे पे सुर्खी छाने लगी। वैसे मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है। वजदान ने मासूमा को यूं ही शर्माता देखकर फिर से कहा तो मासूमा पलके उठाते की नज़र वजदान को देखा। क्या करना चाहिए? मासूम ने वजदान की दोमानी अंदाज में कहे जुमले का मफहूम पूछा तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। यकीनी अब हमें भी अपना बेबी के बारे में सोचना चाहिए। क्या ख्याल है? वजदान ने गंभीर आवाज में कहते मासूमा के चेहरे पे आई अवारा लट को मासूमा के कान के पीछे किया तो मासूमा शर्माते वजदान के सीने पे सर रख गई तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट छा गई। वजदान ने मासूमा के सर पे बोसा देता उसे पीछे करता एक भरपूर नजर से मासूमा के गुलाबी चेहरे को देखता उसे बाजू में भरता कमरे से निकलता अपने कमरे में लाता कमरे का दरवाज़ा बंद करता मासूमा को बेड पे लेटाता उस पर झुकता मासूमा की हसीन रूप को एक बार फिर से अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। मासूमा एक नज़र वजदान को देखती शर्मोहया से नज़रें झुका गई तो वजदान ने झुककर मासूमा के माथे पे बोसा देता मासूमा की झुकी पलकों को होठों से छूता गालों पे झुककर अपने होठ होठ शिद्दत से रखता मासूमा की बंद पलकों को देखता मासूमा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले गया। न जाने कितने ही पल यूं ही मायने खेज खामोशी के गुजरे। कुछ पल बाद वजदान पीछे हुआ और मासूमा को गहरे सांस लेता देखकर एक हाथ से मासूमा की साड़ी का पल्लू कंधे से हटाते वहां अपने लब रखे तो मासूमा की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। कंधे से लब हटाते वजदान ने मासूमा की गर्दन पे अपने होठों का लम्ब छोड़ते पीछे होते अपनी शर्ट उतारते साइड पे रखते फिर से मासूमा पे झुकते उसकी कमर पे हाथ ले जाते डोरी खोलने लगा तो मासूमा को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। वजदान कमर पे हाथ ले जाते फिर मासूमा की गर्दन पे झुकता अपना लम्ब से शिद्दत से छोड़ने लगा और मासूमा भी खुद को हमेशा की तरह ही वजदान की मोहब्बत भरी पनाहों में शर्माती घबराती सौंप गई और वजदान भी अपने इश्क को अपनी मोहब्बत भरी गिरफ्त में लेता गया। मजीद एक साल बाद जिंदगी गुजरती जा रही थी। कभी खुशियां भरी और कभी कुछ गम आ जाते लेकिन साथ निभाने वाला साथी अच्छा हो तो हर मौसम बेहतरीन गुजर जाता है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश था। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और राकिब बेचारे की शामत आई हुई थी। राकिब जो अभी तक सो रहा था कि उसे अपने बाल खींचते हुए महसूस हुए। उसकी 6 महीने की जुड़वा बेटियां आनिया और अनहत्ता उसे उठाने के चक्कर में उसके बाल खींचते हुए उसे अपनी ज़बान में उठा रही थी। अलबत्ता उनका तकरीबन 2.5 साल बेटा आइस उसे बाजू से हिलाते उसे उठा रहा था और अनीता उनको खिलौने उठाकर रख रही थी। साथ अपने बच्चों और शोहर को मुस्कुराते देख रही थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा उठ जाए ना, हम कब से उठा रहे हैं, आइस ने फिर से कहा। तो राकिब ने भी आखिरकार अपनी आंखें खोल ही ली थी। जानता था अब उसके बच्चों ने उसे नहीं सोने देना। राकिब के उठते आइस और आनिया अनहिता खुश ही हो गई। अब ये अनतहा है या अनहिता है ये नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत है। और बेटे का नाम भी मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, आइस लिखा हुआ है कि क्या है। बहरहाल चले अब नॉवल एंड पर है जो भी है तो जैसे मुझे समझ आ रही मैं पढ़ लेती हूँ। राकिब ने इन्हें खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया और तीनों को बारी बारी प्यार किया। यार मैं तो बाल कटवा रहा हूँ वरना मेरे बच्चे तो मेरे बाल खींच खींच के मुझे गंजा ही कर देंगे। राकिब ने अपने बाल पीछे करते कहा तो अनीता ने घूर कर देखा। खबरदार जो कटवाए, मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, अनीता ने कहा तो राकिब गहरा सांस लेकर रह गया। कहाँ फंस गया मैं तो अपनी बीवी और बच्चों के दरमियान, राकिब ने उदास भरे लहजे में कहा तो अनीता कहका लगा गई जिस पर उसकी बेटियां भी खुश हो गई और आइस भी उनके साथ बिना बात का मतलब समझे हंसे। राकिब सबको देखकर रह गया जो उस पे हंस रहे थे। वैसे यार मुझे तो ना सुबह कोई सोने देता है ना रात को, राकिब ने अनीता को देखते हुए कहा तो अनीता ने हैरत से उसे देखा। रात को कौन? रात तो
तीनों सो जाते हैं। अनीता ने कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। रात को मेरे बच्चों की मम्मा जो है मुझे सोने नहीं देती। राकिब की दो महीने बात पे अनीता घूर कर रह गई और फिर खुद भी मुस्कुरा दी। राकिब भी बेड उठता, उसके पास आता, उसके माथे पर बोसा देता, फ्रेश होने चला गया। तो अनीता भी मुस्कुराती अपने बच्चों की तरफ मतवज्जो हुई जो आराम से खेलने में मसरूफ थे। इस वक्त लाउंज में समीर और हानिया, बिलाल साहब, आतफा बेगम और कैफ, अंबर के अलावा वानिया और उसका तकरीबन 2 साल भाई अयान और अंबर और कैफ का तकरीबन 2.5 साल बेटा आकफ और तकरीबन 1 महीने की बेटी आयरा को देख रहा था। हाय, मेरी बहना कितनी प्यारी है, पर अंतहा अनहिता भी प्यारी है, अयान ने कहा तो सभी मुस्कुरा दिया। अच्छा, तुम्हारे बेटे को अनहिता ज़्यादा प्यारी लगती है, समीर ने कहा तो अयान ने जल्दी से साड़ी लाया, जिस पे सब मुस्कुरा दिए। न जाने क्यों पर अयान जब जब भी राकिब और अनीता की बेटी से मिला तो उसे वो बेहद अच्छी लगी थी। और वानिया तो आकिफ को समझा रही थी, जो बेहद शरारती था और समझता ही नहीं था। आकिफ जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही, तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, वानिया ने आकिफ से नाराज होते कहा तो आकिफ जल्दी से उसके साथ लगा। सॉरी आपी, अब मैं आपकी बात मानूंगा, आकिब ने वानिया के नाराज होने के डर से जल्दी से कहा तो सभी मुस्कुरा दिया। और वो ऐसा ही था, किसी को खुद से नाराज नहीं होने दे सकता था। कैफ ने सबको बातों में मसरूफ देखकर अंबर की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी जान, आई लव यू, कैफ ने सरगोशी नुमा कहा और अंबर का हाथ पे हाथ रखा तो अंबर मुस्कुरा दी। आई लव यू टू, अंबर ने भी बेहद सरगोशी नुमा कहा, जो सिर्फ कैफ ही सुन सका था। कैफ सुनकर मुस्कुरा दिया, दोनों सबकी तरफ मतवज्जो हुए। सारे मुरहिबा जो अभी कमरे में आए थे कि कमरे का हशर और तकरीबन 3 साल हुदा को मना को मुंह बनाकर अपने 1.5 साल बेटे हादी को गायब देखकर जल्दी से उसके पास आए। हुदा, मेरे बच्चे, क्या हुआ, यूं क्यों बैठी हो, और भाई कहाँ है? सारिम ने जल्दी से कहा तो हुदा ने अपने बाबा को देखा। बाबा, उसने मेरी सारी कॉपी ख़राब कर दी और वो आयत भी गंदा है, वो भी मेरे कलर ले गया, हुदा ने नम आंखों से कहा। न जाने क्यों आयत को हुदा पे रोब जमाने की आदत थी। हुदा जब भी कहती वो उससे बड़ी है, लेकिन आयत उससे यही कहता कि ज़्यादा नहीं। दोनों की उस पर अक्सर लड़ाई ही हो जाती थी। सारिम ने उसे गोद में उठाया। हुदा बेहद नरम और हसास तबीयत की थी और ना लड़ने झगड़ने वाली, छोटी छोटी बात पे रोने वाली। तो हमारी बेटी रो क्यों रही है, मैं लेकर दूंगा ना अपनी बेटी को। न्यू, सारिम ने उसकी नम आंखें साफ करते कहा तो हुदा खुश हो गई। अच्छा बेटा, भाई कहाँ है? हिबा ने कहा। मम्मा नीचे, हुदा ने बेड के नीचे इशारा करते कहा तो हादी खुद ही बाहर निकल आया। हिबा ने नफी में सारे लाया जो अब था जुकारी शरीफ बच्चा बनकर खड़ा हुआ था। हादी क्यों खराब की बहना की कॉपी? सारिम ने हादी से कहा तो हादी मुंह बनाने लगा। मैं खेल रहा था, हादी ने कहा तो सारे मुरहिबा मुस्कुरा दिए। बेटा, अपनी बहना की कॉपी ख़राब करते हैं, अब ना करना, ठीक है? और मैं अब आपके लिए भी ला दूंगा। चलो अब जल्दी से आप ही को सॉरी कहो, सारिम ने कहा तो हादी सारिम की गोद में चढ़ने लगा ताकि हुदा को प्यार करके मना सके। मेरी प्यारी आप ही, हुदा क्या, हादी कहता हुदा को प्यार करने लगा तो हुदा भी मुस्कुराती उसे भी कर गई। हिबा मुस्कुराती सारिम के साथ बैठी तो सारिम ने एक बाजू उसके कंधे पे रखता अपने साथ लगा गया तो हिबा मुस्कुरा दी। अभी वो बैठे ही थे कि आयस भी आ गया तो हुदा ने मुंह फुलाते उसे देखा जो अब उनके पास खड़ा था। सॉरी हुदा, अब मैं तुम्हारे कलर ऐसे नहीं लूँगा, अब आ जाओ हम खेलते हैं अनहता और आनिया के साथ। आयस ने आते कहा तो सारिम और हिबा मुस्कुरा दिए। ज़रूर राकिब और अनीता ने इसे डांटा होगा, आयस के कहने पे हुदा मुस्कुरा दी। ओके, कोई बात नहीं, हुदा ने कहते आयस का बड़ा हुआ हाथ थामा और दूसरा हादी ने, और तीनों बाहर को भागे। सारिम और हिबा ने मुस्कुराते तीनों को जाते हुए देखा। सारिम पुलिस की नौकरी छोड़ने का इरादा रखता था क्योंकि वो अपनी बीवी और खासकर अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहा था, जो सारा सारा दिन और रखते रात तक उसका इंतजार करते थे। और सारिम इनके साथ वक्त गुजारना चाहता था। अब उसका इरादा अपना बिजनेस ही संभालने का था। अलबत्ता राकिब का शौक था तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मासूमा 6 बज रहे थे और मासूमा नम आंखों से अपने 3 महीने के बेटे अकीब को उठाते खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसे 2-3 दिन पहले मामूली सा बुखार हुआ था लेकिन अब ठीक था। और मासूमा परेशान हो रही थी। आखिरकार मासूमा ने वजदान को कॉल की जो ऑफिस था और इस वक्त किसी मीटिंग में था। ये मासूमा की कॉल देखता, सबसे एक्सक्यूज़ करता बाहर निकलता, कॉल उठाता, कान से लगाई। वजी कहाँ हैं आप? मासूमा ने नम आवाज़ में वजदान से कहा। अकीब को गोद में उठाया हुआ था। मासूमा, मेरी जान क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तुम ठीक हो? और अकीब, वजदान ने परेशान होते कहा और 7 कदम ऑफिस से बाहर निकाले ताकि वो जल्द उनके पास पहुंच सके। अकीब के रोने की आवाज़ भी वो सुन चुका था। पता नहीं वजी, अकीब को क्या हो गया है, कब से रोए जा रहा है, मैंने फीड भी करवाया है, मेडिसिन भी दी थी, मासूमा ने नम आवाज़ में ही कहा। तो वजदान ने गहरा सांस
लिया। मासूमा ऐसी छोटी-छोटी बात पे परेशान हो जाती थी पहले की तरह। मासूमा तुम परेशान ना हो, रो भी नहीं, मैं अभी आता हूँ। वहीदान ने प्यार से कहा और गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट की। ओके जल्दी आइएगा। मासूमा कहती कॉल बंद करके और वहीदान के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि वहीदान भी आ गया और मासूमा को देखा जो अभी भी रोते हुए अकीब को उठाए उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। मासूमा मेरी जान क्या हुआ है? इधर दो मुझे, मैं देखता हूँ उसे। वहीदान ने मासूमा और अकीब के करीब आते कहा तो मासूमा भी वहीदान की तरफ मतवज्जो हुई। देखें वजी कहीं तो बुखार तो नहीं है? डॉक्टर के पास चलते हैं। मासूमा ने फिक्रमंदी से कहा। वजदान अकीब का बुखार आले से चेक करने लगा लेकिन बुखार था ही नहीं, बल्कि वो ठीक बिल्कुल ठीक था। शायद कमज़ोरी की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा था। क्या हुआ, ठीक तो है ना? मासूमा ने वजदान से कहा तो वजदान ज़रा सा मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान ठीक है, बस बुखार था इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है। तुम परेशान ना हो, मैं इसे सुलाता हूँ। फीड तो किया हुआ है ना? वजदान ने कहा तो मासूमा ने सर हिलाया तो वजदान उसे गोद में उठाया, उसकी कमर में नरमी से थपकी देने के साथ कमरे में चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि अकीब सो गया तो वहीदान ने उसे बेड पे लेटाता मासूमा के पास आया। मासूमा मेरी जान, ऐसे छोटी छोटी बात पे परेशान ना हुआ करो। वहीदान मासूमा से कहते उसे अपने साथ लगाता बैठा तो मासूमा ने वहीदान के कंधे पे सर रखा। मैं क्या करूं वजी, मैं डर जाती हूँ, मुझे फिक्र होने लगती है, मासूमा ने कहा तो वहीदान ने उसके सर पर बोसा दिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वहीदान ने कहा तो मासूमा ने मुस्कुरा के वहीदान को देखा तो वहीदान भी मुस्कुरा दिया। जी जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मासूमा ने यकीन लहजे में कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। अच्छा मैं कुछ सोच रहा था, वहीदान ने कहा तो मासूमा ने सवालिया उसे देखा। क्या सोच रहे थे आप? मासूमा ने पूछा। वो ये कि हम अपने बेटे के लिए आयरा लेंगे, तुम क्या कहती हो? वहीदान ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। हाँ ठीक है पर अभी तो इतने छोटे हैं, मासूमा ने कहा तो वहीदान मुस्कुराया। तुम भी तो छोटी थी जब हमारा रिश्ता हुआ था। वहीदान ने कहा तो मासूमा सारी लगी। ये तो है, मासूमा ने कहा। मासूमा तुम्हें मेरी बात तो याद है ना? वहीदान ने कहा तो मासूमा ने फिर से वहीदान को देखा। कौन सी बात वजी? मासूमा ने पूछा तो वहीदान गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया। यही कि अभी मुझे एक तुम्हारी तरह की प्यारी डिम्पलों वाली बेटी भी चाहिए, वहीदान ने कहते मासूमा के गाल पे होंठ रखे तो मासूमा के होंठों पे शर्मीली सी मुस्कान आ गई, जिसे देखते वहीदान मुस्कुरा दिया। मासूमा फिर से वहीदान के कंधे पे सर रख गई तो वहीदान भी इसे अपने हिसार में लेता यूं ही बैठ गया। बहुत जल्द उसी की बेटी की ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। आज अकीब 8 महीने का हो गया था और मासूमा के कहने पर वहीदान ने घर पे छोटी सी पार्टी रखी थी। यह यूं कहना बेहतर था कि सबको इकट्ठा करने का बहाना, इसलिए सारे हिबा, हुदा, हादी, राकिब, अनीता, आनिया, अनहता, आयस और बड़े सब भी इस्लामाबाद आए हुए थे। कैफ, अंबर और 6 महीने की बेटी आयरा, आकिफ और अयान, वानिया, समीर, हानिया और बलाल साहब और आसफा बेगम भी आए थे और कासिम और अमल भी अपने 2 साल बेटे आहिल के साथ आए हुए थे और वजदान का बिजनेस पार्टनर जिसका बेटा ज़ियान वानिया की क्लास में था और उनकी 1 साल बेटी उर्वा, वो भी आए हुए थे। आहिल को उर्वा बहुत अच्छी लगी थी और वो भी उसके साथ खुश हो रही थी। सारे बच्चे खेल में मसरूफ थे, छोटे बच्चे सबको यूं देखकर चहक रहे थे, खुश थे। अखीर तो जब आयरा सामने आती तो हर चीज़ भूल जाता था, बस फिर वो उसी के साथ लगा रहता था। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा को देखा जो बहुत खुश थी। यूं काफ़ी देर बाद सबको एक साथ इकट्ठा देखकर और वजदान मासूमा की खुशी में खुश था। वजी तुझे एक बात अभी बता दूं, कैफ ने कहा तो वजदान ने सवालिया उसे देखा। कौन सी बात? वजदान ने पूछा। वो ये कि जब भी तुम्हारी बेटी होगी वो मेरे बेटे की होगी, कैफ ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह, और मैं भी तुझे अभी बता दूं कि अकीब के लिए मैं आयरा ही लूंगा, वजदान ने भी कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह, कैफ ने भी कहा और अकफ को देखा जो सबके साथ खेलने में मसरूफ था। कैफ को कॉल आने लगी तो वो वजदान से कहता कॉल सुनने लगा। मासूमा मुस्कुराती वजदान के पास कैफ के जाने के बाद आई। वजदान मुस्कुराता मासूमा की तरफ मतवज्जा हुआ। वजी कितना अच्छा लग रहा है ना सब एक साथ? मासूमा ने कहा। हाँ मेरी जान, वजदान ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन मासूमा के चेहरे की उदासी देखता अपने साथ लगाया। वजी क्या होता अगर मम्मा पापा और चाचू आंटी भी होते? मासूमा ने उदास लहजे में कहा। वो कैसे भूल जाते हैं, अपने वालिदैन को हर मौके पर ज़रूर याद आते थे। बस मेरी जान उदास ना हो और उनके लिए दुआ किया करो, वजदान ने मासूमा को तसल्ली दी जो वो हर दफ़ा देता था। मासूमा भी सर हिला गई। अभी वो खड़े ही थे कि राकिब ने आवाज़ देते हुए वजदान को पुकारा तो वो दोनों इस तरफ मतवज्जो हुए। आ जाओ यार सबकी एक यादगार आ जाओ यार सबकी एक यादगार फोटो हो जाए, राकिब ने कहा तो वजदान मुस्कुराता सर हिला गया और मासूमा को लेता अपने बेटे के पास आता उसे उठाया और सबके साथ खड़ा हुआ। सोफे पे बैठे साकिब साहब जिन्होंने अनहता को गोद में बिठाया, साथ शगुफ्ता बेगम और उनके साथ सदफ बेगम, साथ फैसल साहब जिन्होंने आयत को गोद में बिठाया हुआ था और उनके साथ जावेद साहब जिन्होंने हुदा को बिठाया हुआ था, साथ कलसूम बेगम और उनके साथ बिलाल साहब जिन्होंने आयान और आसफा बेगम ने अकफ को बिठाया हुआ था।
पीछे दरमियान में वजदान जिसने आकिब को उठाया हुआ था, साथ मासूमा खड़ी थी जैसे वजदान ने एक बाजू के जिसे वजदान ने एक बाजू के हिसार में लिया हुआ था। उनके दाएं तरफ हिबा और उसके साथ सारिम जिसने हुदा जिसने हादी को उठाया हुआ था, साथ समीर जिसने वानिया को उठाया हुआ था और साथ हानिया जैसे समीर ने हिसार में लिया हुआ खड़ी थी। और वजदान मासूमा के बाएं जानिब अंबर और उसके साथ कैफ जिसने आहरा को उठाया हुआ था और एक से अंबर के गिर्द हिसार बनाया और उसके साथ राकिब ने आनिया को उठाया हुआ था और साथ अनीता खड़ी थी जैसे राकिब ने एक बाजू के हिसार में लिया हुआ था। बाकी सब उन्हें देखता मुस्कुराता देख रहे थे। बाकी सब उन्हें मुस्कुराता देख रहे थे। फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची तो सब मुस्कुरा दिए और ये लम्हात कैमरे की आंख में हमेशा के लिए बंद हो गए। अब सबकी ज़िंदगियों में उनकी खुशियां ही खुशियां मुंतज़िर थीं। ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, एक कहानी ख़त्म तो दूसरी शुरू। जी ख़त्म शुरू। आज ये नावल का एंड हो गया है और अब मैं इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।